हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फिजिक्स की पाठशाला। एंड दिस इज चैप्टर 4 का पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा है, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बायोट सैवर्ट लॉ। बायोट एंड सैवर्ट साइंटिस्ट का नाम था। बायोट सैवर्ट का एक लॉ था। जो लॉ हमें बेसिकली क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। अगर आपने इस चैप्टर के वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है प्लेलिस्ट का, अगर आपने वो नहीं देखा है, प्लीज पहले जाके वो देखिए। क्योंकि उसमें मैंने ये पहले बताया है कि करंट एलिमेंट क्या होता है। तो करंट एलिमेंट आपको पहले पता होना चाहिए, तो आप समझ पाएंगे ज्यादा बेटर। ठीक है। और हम इसके बाद बायोट सैवर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन भी इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमें पता है कि एक करंट एलिमेंट वीडियो 1 से क्या होता है। हमारे पास करंट जो आई है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस करंट के साथ डीएल मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये एक मेरा वेक्टर बन जाता है। इसे बोलते हैं करंट एलिमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। और ये मेरा स्केलर है, ये मेरा करंट है। ठीक है। नाउ अब मैं कहता हूं कि मैं एक रैंडम किसी भी शेप का अगर वायर बनाऊं, तो मान लीजिए इस तरह से कर्व एक वायर बना दिया मैंने। इस वायर में आप देखिए दैट करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। वायर कहीं से आ रही है, कहीं जा रही है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा एम क्या है, हम ये निकालना चाहते हैं कि इस वायर के विसिनिटी में, सबसे पहले इस वायर में मैं एक करंट एलिमेंट चूज करूंगा। तो एक करंट एलिमेंट चूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा लेंथ लूंगा। इस लेंथ को मैं ऐसे करके डिनोट करूंगा। और ये मेरा हो गया करंट एलिमेंट। तो इसे मैं लिखूंगा आई टाइम्स डीएल। तो इतनी जो लंबाई है ये डीएल है। करंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये बन गया आई डीएल। अब इसके विसिनिटी में मेरे पास एक पॉइंट है पी, जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है इस करंट एलिमेंट की वजह से। एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये हम वीडियो 1 में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आईडीएल से एक ये बनाएंगे, पोजीशन वेक्टर बनाएंगे इसके सेंटर से। ये बन गया। तो ये बना दिया हमने पोजीशन वेक्टर आर। तो आइडियल जो वेक्टर है और आर जो वेक्टर है, इसके बीच में एंगल हो गया थीटा। स्मॉलर एंगल इज थीटा। हमेशा स्मॉलर एंगल लेते हैं। तो आप खुद देखिए, राइट हैंड स्क्रू रूल से, जो हमने वीडियो 1 में किया है और प्लस आपके क्लास 10th में भी था, अगर आप इस कंडक्टर को जिसमें कि करंट ऊपर जा रहा है, आप अगर इसे ऐसे करके होल्ड करते हैं अपने हाथ में, ठीक है, तो थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो द कर्ल ऑफ द फिंगर्स इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखो, फिंगर्स का कर्ल इस वायर के लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ आ रहा है, और इस वायर के राइट साइड में, मतलब जहां पे पॉइंट पी है, वहां पे ये कर्ल अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो अगर कर्ल अंदर की तरफ जा रहा है, तो वहां पे टेंजेंट जो बनेगा उस पॉइंट पे, वो अंदर की तरफ बनेगा। सो दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि पॉइंट पी पे जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी, मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड सिंपली बी नहीं लिखूंगा, मैं इसे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी लिखूंगा, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल। तो ये डीबी की डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेन ऑफ पेपर के अंदर। तो प्लेन ऑफ पेपर के अंदर कैसे दिखाया जाता है, विद अ क्रॉस, सर्कल लगा के। ये भी हमने वीडियो 1 में किया है। अगर मैं कहूं कि कोई पॉइंट यहां पे है जिसका नाम है आर, तो यहाँ पे फील्ड कैसा होगा, यहाँ पे फील्ड होगा बाहर की तरफ, डॉट डॉट लगा के। तो आप ऐसे करके होल्ड करेंगे, तो इस वायर के लेफ्ट साइड पे जो फील्ड लाइंस है, वो बाहर की तरफ कर्ल करेंगी। तो उस पे जो टेंजेंट बनेगा वो पॉइंट आर पे आउटवर्ड बनेगा, आपकी तरफ बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट। और राइट साइड पे है तो ये अंदर है क्रॉस। ठीक है। तो
यहाँ पे बायोट-सावर्ट लॉ, तो क्या क्या कहता है ये, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्लियरली। आइडियल में लिख चुका हूं कि ये करंट एलिमेंट है। आर क्या है मेरा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी वेयर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB इज कैलकुलेटेड। ठीक है, और फर्दर क्या है, थीटा एंगल। dB हमारा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है और थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट वेक्टर एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P। ठीक है, तो बायोट-सावर्ट लॉ कहता है दैट दिस इज dB, इट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होगी, ये जो सिंबल मैंने लिखा है म्यू जैसा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो ये गिवन है इस तरह से, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो इस dB की डायरेक्शन कैसे लिखी जाएगी, वेक्टोरियली। वेक्टोरियली dB will be written as mu naught upon 4 pi IDL crossed with R अपॉन आर क्यूब। तो आप देखो, आईडीएल और आर के बीच में एंगल है थीटा। आप अगर आईडीएल क्रॉस आर को ओपन करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड हमें ऊपर क्या मिलेगा, आईडीएल आर साइन थीटा बाय आर क्यूब मिलेगा। एक आर से आर क्यूब कट जाएगा तो बच जाएगा आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो इसलिए जब आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो यहाँ पे आ रहा है आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो यहां पे आप देखो ध्यान से कि आइडियल क्रॉस आर किस तरफ होगा, वहां से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ये अंदर की तरफ ही इंडीड बनेगा। अगर आप आइडियल से आर की तरफ अपने राइट हैंड स्क्रू रूल ऐसे इसको कर्ल करते हो, फिंगर्स को आइडियल से आर की तरफ, आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, आप अगर अपना राइट हैंड लीजिए और आइडियल से आर की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए, तो थंब देखिए किधर जा रहा है, थंब आपका अंदर की तरफ जा रहा है। तो आइडियल क्रॉस का आर इज गोइंग इनवर्ड। ठीक है, तो ये इनवर्ड हो गया राइट साइड पे। अगर आप यही काम लेफ्ट वायर के लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट लेके करें, आइडियल क्रॉस आर करें, तो आप देखेंगे कि वो जो फिंगर आएगा वो आपकी तरफ, बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो कांस्टेंट आया है, ये नया सा, ये क्या आया है, ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 10 रेज टू द पावर -7। और यूनिट कैसे डिसाइड होगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। लेफ्ट हैंड साइड पे टेस्ला है, ये आपका ठहरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई करंट की यूनिट है एम्पियर, डीएल है लेंथ, यूनिट है मीटर। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। आर स्क्वायर है लेंथ का स्क्वायर, दैट इज मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो यूनिट्स होंगी वो होगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और वैल्यू है इसकी 10 रेज टू द पावर -7। अब ये भी जान लेते हैं कि ये म्यू नॉट है क्या चीज। ये म्यू नॉट जो है, ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने एप्सिलॉन नॉट किया था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पे म्यू नॉट है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये वो एक्सटेंट बताता है जिस एक्सटेंट से
कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी मीडियम को परमिएट कर सकती है। जितनी ज्यादा परमिएबिलिटी होगी उतनी ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होगी। लेकिन एप्सिलॉन नॉट के केस में ये उल्टा था। अगर आप ध्यान दें चैप्टर 1 में, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, जहां पे के में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में होता था। तो वहां पे परमिटिविटी का ज्यादा होना इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होना होता था, मतलब वो इनवर्स मीन करता था। यहाँ पे ये डायरेक्ट मीन करता है। देखो dB के इक्वल टू में म्यू नॉट न्यूमरेटर में है राइट हैंड साइड पे। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप हम देखते हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट दैट इज परमिएबिलिटी एंड एप्सिलॉन नॉट which is permittivity, which we learned in chapter 1. इसमें एक इंटरेस्टिंग रिलेशन है। तो इस इंटरेस्टिंग रिलेशन को भी हम निकाल लेंगे, लेकिन ज्यादा डीपर मीनिंग में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका जो डीपर मीनिंग है वो चैप्टर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जाके दोबारा डिस्कस्ड है। लेकिन इस चैप्टर में जितना डिस्कस्ड है कि इन दोनों का रिलेशन आपको बताना जरूरी है, और वो ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको डायमेंशनली इक्वेशन निकाल के भी दिखा दूंगा। तो देखते हैं, अगर मैं म्यू नॉट को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करके देखूं, फंडामेंटल कांस्टेंट्स हैं दोनों, ठीक है, फ्री स्पेस के, मल्टीप्लाई करके देखूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, और मैं इसको 4 पाई से मल्टीप्लाई एंड 4 पाई से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो 9 इंटू 10⁻⁹ के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। तो अब हम देखते हैं कि यहां पे क्या हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा 10⁻⁻7, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹ So this can be written as 1/9 into 10⁻16. So this can be written as 1/3 into 10⁸ का होल स्क्वायर। और 3 into 10⁸ जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। सी, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट होता है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। This is speed of light in vacuum. तो इसे मैं 1/c² लिख सकता हूं। That means what I can finally write is that is c is equals to 1/√of mu naught times epsilon naught. ठीक है बेटा, हम ये लिख सकते हैं। नाउ यू माइट से दैट ये तो कोइंसिडेंट भी हो सकता है कि इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू ऐसी ली गई है कि इनको मल्टीप्लाई करके वो c की जो वैल्यू होती है उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल के इक्वल आ रहा है, ठीक है। पर इसे मैं एक बार आपको करके इस तरह से दिखा देता हूं कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। दैट इज, ये इंडीड ये जो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का आपका वो है प्रोडक्ट है, ये डायमेंशंस जो हैं ये 1/c² के इक्वल आएंगे। तो ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए होगा, यहाँ पे ये रब कर देता हूँ। हाँ, ये देखो, दैट्स ऑल, दिस मच स्पेस आई रिक्वायर टू शो दिस दैट ये जो वैल्यू आई है ये तुक्के से नहीं आई है, ये इसके डायमेंशनली ये चीज करेक्ट है। तो अब देखो म्यू नॉट की यूनिट्स क्या हैं, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। अभी हमने निकाला म्यू नॉट की यूनिट्स ये हैं। 4 पाई की तो कोई यूनिट्स नहीं होती, तो म्यू नॉट की यूनिट भी यही हुई, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है, हमें कूलम्स लॉ मालूम है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो गई
कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट ऊपर न्यूमरेटर में ले जाइए, एफ को नीचे ले आइए, ये हो गई आपकी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है वीडियो नंबर 1 में, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां से आप B को लिख सकते हैं F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। दैट मीन्स B क्या है मेरा, टेस्ला। तो टेस्ला को लिखा जा सकता है न्यूटन अपॉन चार्ज, चार्ज को लिखा जाएगा कूलम, और वेलोसिटी को लिखा जाएगा मीटर पर सेकंड। साइन थीटा की कोई यूनिट्स नहीं होती। तो अब मैं इस टेस्ला की जगह पे, ये जो मेरा टेस्ला है यहां पे मैं ये पुट कर दूंगा। सो दिस विल बी न्यूटन अपॉन कूलम, इसके साथ मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई में, इनटू मीटर अपॉन एम्पियर, ऊपर यहां पे कूलम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, क्या क्या कट रहा है मेरे पास। न्यूटन न्यूटन कट गया, और ये भी कट रहा है, मीटर मीटर कट गया। तो क्या बचा मेरे पास ऊपर, एक और कूलम भी कट रहा है, एक कूलम से कूलम स्क्वायर, एक कूलम ऊपर रह गया। तो ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास बचा ओनली कूलम, और नीचे हो गया पर सेकंड एम्पियर। एम्पियर को आप क्या लिख सकते हो, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड, और नीचे मीटर स्क्वायर है। तो अब आपका कट गया कूलम से कूलम, और आपको मिल गया 1 अपॉन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसे आप 1 अपॉन मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो बस हो गया प्रूव हमारा कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के जो डायमेंशंस हैं वो इंडीड स्पीड ऑफ लाइट 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट के होल स्क्वायर के इक्वल हैं। मतलब ये सिर्फ ऐसे तुक्के से ही स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू किसी और कांस्टेंट की भी हो ही सकती है, तो हमने इसको स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर ही क्यों लिखा। और इसका लेना देना स्पीड ऑफ लाइट से क्यों है, मतलब लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से क्या लेना देना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच वी आर गोइंग टू एनीवे डिस्कस इन चैप्टर नंबर 8। ठीक है, सो दैट्स अ लॉन्ग वे फार ऑफ, तो हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। तो आई होप आपको ये पार्ट अभी अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट आइडियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द करंट एलिमेंट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। तो डीबी डिपेंड किन किन चीजों पे करता है, डीबी डिपेंड करता है आई पे, डीएल पे, साइन थीटा पे, आर स्क्वायर पे, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 10 रेज टू द पावर -7। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है हमारे पास बायोट-सावर्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ के बीच में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो बायोट-सावर्ट लॉ यहां पे लिख देते हैं एक बार, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और कूलम्स लॉ लिख देते हैं एक बार, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ से रिलेटेड जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर इट मीन्स हम बार बार ये कर चुके हैं। इवन चैप्टर इसके इस वीडियो इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है उसमें भी जब मैं मैग्नेटिक फोर्स समझा रहा हूं उसमें भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बाय आर स्क्वायर एक बार रिकैप्चुलेट करवाया है। दैट इज कैपिटल क्यू चार्ज के डिस्टेंस आर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसकी वैल्यू है के क्यू बाय आर स्क्वायर। यही मीनिंग है इसका। ठीक, चलिए शुरू करते हैं सिमिलैरिटीज।
बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड्स, दोनों ही लंबी रेंज की फील्ड्स हैं, मतलब यहां से लेकर इंफिनिटी तक ये इनका वेरिएशन वैलिड है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द इनवर्स स्क्वायर लॉ डिस्टेंस। आप नोटिस कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड करता है इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये इन दोनों में सिमिलैरिटी है, मतलब डिस्टेंस के साथ साथ इनका जो वेरिएशन है वो एक जैसा है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाइज टू बोथ, दोनों में ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंसेस पे। डिफरेंसेस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स क्यू। देखिए, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर सोर्स से जनरेटेड है। whereas magnetic field is produced by a vector source, ideal। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर सोर्स से जनरेटेड है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड करंट से बनता है तो करंट तो स्केलर है, नहीं। फिजिक्स कहता है आइडियल जो वेक्टर क्वांटिटी है करंट एलिमेंट, उससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, करंट तो सिर्फ वो है जो हमें फिजिकली जो दिखता है, करंट है सर्किट में। ठीक है, लेकिन हम जब मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं तो दैट रिक्वायर्स आइडियल, मतलब उस कंडक्टर की कितनी लेंथ आपने ली है इस बात पे वो डिपेंड करेगा। तो दैट इज करंट एलिमेंट। तो ये स्केलर सोर्स पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सोर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 2 ऑफ डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट। अब देखो, चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे होगा, ऐसे। दैट इज, सोर्स चार्ज और उस पॉइंट को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है उसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये टुवर्ड्स एक्ट करती, तो मतलब अलोंग द लाइन ही होती। लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग पोजिशन वेक्टर आर एंड द करंट एलिमेंट आइडियल। तो देखो यहां पे, ये रहा आपका करंट एलिमेंट आइडियल, ये पिछला वाला डायग्राम हमारा। यहां पे देखो, आइडियल और आर वेक्टर ये जो दोनों हैं, ये इस प्लेन ऑफ पेपर पे हैं। करेक्ट, ये मैंने इस प्लेन ऑफ पेपर पे बनाया है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है पॉइंट पी पे, इनसाइड। दैट मींस ये जो इनवर्ट जा रहा है, तो ये इनवर्ट जा रहा है मतलब ये परपेंडिकुलर एक्सिस पे है। मतलब इस प्लेन ऑफ पेपर के कोई अगर चीज अंदर है तो परपेंडिकुलर है। तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड आइडियल के भी परपेंडिकुलर है और आर के भी परपेंडिकुलर है। और ये तो हमें वेक्टर प्रोडक्ट भी कहता है। आप अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखें, ये रहा वेक्टोरियली, डीबी वेक्टर इज आइडियल क्रॉस आर। तो ये तो वेक्टोरियली भी यही होता है ना बेटा, कि मैग्नेटिक फील्ड आइडियल के भी परपेंडिकुलर होगा और आर के भी परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही तो यही होता है। तो ये चीज हो गया। थर्ड, देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस इन बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ में एक एंगल का डिपेंडेंस है, मतलब आइडियल एंड आर के बीच में क्या एंगल है, ये बड़ा फैक्टर मैटर करता है। ठीक है, विच इज नॉट प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक केस। इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में कोई ऐसा एंगल वाली बात इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बायोट-सावर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसके एक्सिस पे, मतलब उसके सेंटर से पास होती हुई परपेंडिकुलर लाइन जो है वो उसका एक्सिस है। उसके एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उसे कैलकुलेट करते हैं अब हम। नेक्स्ट, तो ये है वो एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। तो आप देखो, एक सर्कुलर करंट लूप है, इसका रेडियस है आर, देख सकते हैं आप। इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने बनाई है, पॉइंट पी मैंने डिफाइन किया है। पॉइंट पी का डिस्टेंस है पॉइंट ओ से, मतलब सेंटर से, एक्स। ठीक, तो आर हो गया रेडियस कैपिटल आर और एक्स हो गया इसका डिस्टेंस उस पॉइंट का जो कि एक्सिस पे है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे,
मैंने दो करंट एलिमेंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट चूज किए हैं। एक मैंने ऊपर वाला चूज किया है पिंक कलर का, आइडियल। तो आइडियल से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर, जो पोजीशन वेक्टर आर है। अब इस सर्कुलर लूप को थोड़ा ध्यान से देखिए। आप अगर इसको केयरफुली देखेंगे तो मैंने इसे ड्रॉ कैसे करके किया है। मैंने ये लूप को ब्लू कलर का बनाया है, लेकिन आप एक डिफरेंस अगर नोटिस करें ध्यान से, इसका लेफ्ट साइड वाला हिस्सा मैंने डार्क ब्लू से बनाया है, थोड़ा डार्क किया है उस लाइन को। और राइट साइड वाला हिस्सा मैंने हल्के नीले रंग से बनाया है, उसको डार्क नहीं किया मैंने। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा मैंने क्यों बनाया है? एक्चुअली मैंने इस सर्कुलर लूप को परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर दिखाया है। मतलब आप, आपके पास अगर कोई कड़ा हो या बैंगल हो, आप अगर उस बैंगल को स्क्रीन पे ऐसे करके लगा दें, अभी मेरे पास कोई आसपास सर्कुलर चीज नहीं है, तो अगर आप उस सर्कुलर चीज को, जैसे ये मैं दिखा पा रहा हूं शायद, ये मेरे ईयरबड्स का बॉक्स है, अगर मैं इसको, तो ये है सर्कल, ऑलमोस्ट एक सर्कल, ऑलमोस्ट, राइट। तो अगर मैं इसको परपेंडिकुलरली प्लेन ऑफ द शीट पे परपेंडिकुलरली ऐसे करके रखता हूं, तो जो हिस्सा मेरी तरफ है, सर्कल का जो हिस्सा मेरी तरफ है बाहर की तरफ, प्लेन ऑफ द पेपर से बाहर की तरफ, वो मैंने डार्क से दिखाया है। और जो हिस्सा पेपर के अंदर है वो लाइट ब्लू से दिखाया है। बस ये फर्क दिखाने के लिए डार्क एंड लाइट किया है। तो आप देखिए, ये वाला ऊपर वाला जो आइडियल है पिंक कलर में, देखो कब तभी मैंने कलर्स अलग अलग किए हैं। ये जो ऊपर वाला आइडियल है, ये बाहर आपकी तरफ आ रहा है। तो इसके साथ जो ऐसे करके तिरछा टेंजेंट बनेगा, ये है, इसके साथ जो ये तिरछा टेंजेंट बनेगा, तो ये इसके साथ एंगल 90 बनाएगा। तो ये एंगल है 90। सिमिलरली डायमेट्रिकली ऑपोजिट भी यही होगा। ये मैंने रेड कलर का एक करंट एलिमेंट लिया है, ये जो इसका आर है इसके साथ भी एंगल 90 बनाएगा। अब आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए क्या था, डीबी की जो डायरेक्शन थी वो थी आइडियल क्रॉस आर की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन ऑफ डीबी। तो आइडियल क्रॉस आर करिए, आइडियल आपकी तरफ है लूप पे बाहर की तरफ, और आर ऐसे तिरछा ऐसे करके है। तो आइडियल से आर आप फिंगर्स को कर्ल घुमाइए, आइडियल से आर आप फिंगर्स को कर्ल ऐसे करके घुमाइए, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे ऊपर की तरफ मिलेगा तिरछा। सो ये डायरेक्शन मिलेगी आपको मैग्नेटिक फील्ड की, डीबी। तो इसको मैंने इसलिए पिंक कलर से दिखाया है, दैट दिस डीबी इज ड्यू टू द, इट इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस ऊपर वाला पिंक कलर वाला आइडियल। ठीक है। अब मैंने इस एंगल को फाई लिखा है, ठीक। तो ये वाला एंगल फाई कैसे हुआ, अब आप ध्यान से देखो। ये जो डीबी वेक्टर है बेटा, ये आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये तो वेक्टर प्रोडक्ट हमें कहता है। दैट मीन्स मेरा ये रहा आर वेक्टर, और ये रहा मेरा डीबी वेक्टर, ठीक। इन दोनों में एंगल होगा 90, दैट इज दिस इज 90। ओके। एंड ये जो ये ग्रीन कलर वाली सीधी लाइन है, ये वाली, और ये जो डीबी कॉस फाई का ये वाला कंपोनेंट है, इन दोनों में एंगल भी कितना होगा, 90। ये देखो, यहां से लेके ये वाला ये एंगल भी होगा 90। तो आप देखो, अगर आप यहां से फाई एंगल ऊपर चले जाते हो, करेक्ट, तो दैट मीन्स आप यहां से भी फाई एंगल ही इस तरफ मूव करोगे। सो आई मीन टू से, if r and db are perpendicular to each other, and this x and db cos phi, x is perpendicular to db cos phi, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो सिंपल ज्योमेट्री, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री। तो अगर ये फाई होगा तो बेटा ऑटोमेटिकली ये भी फाई होगा, करेक्ट। अगर आप x को फाई एंगल से उठा दें तो वो r पहुंच जाएगा। तो सिमिलरली db cos phi को
आप फाई एंगल से ऐसे बेंड कर दें तो वो डीबी पहुंच जाएगा। करेक्ट। सो दैट मीन्स ये एंगल अगर फाई है तो वो एंगल भी इट मस्ट बी फाई एज वेल। अब लॉजिक समझ में आया कि ये फाई है तो ये फाई क्यों हुआ। तो अब पढ़ते हैं आगे। ये फाई एंगल हो गया। अब ये फाई हो गया तो फाई के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होता है, डीबी कॉस फाई, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, डीबी साइन फाई। सिमिलरली नीचे वाले हिस्से में आईडीएल और आर के बीच में ये एंगल 90 होगा, और आईडीएल से आर अगर आप घुमाएंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा ऐसे करके। आप घुमाइए, पहले तो एक बैंगल लीजिए, बैंगल लेके इसको इस तरह से रखिए जैसे मैंने बोला, और आईडीएल से आर आप घुमाइए तो आपको डीबी डैश ऐसे तिरछा मिलेगा, नीचे की तरफ ऐसे तिरछा मिलेगा। दिस यू विल फाइंड। सिमिलरली नीचे की सिमेट्री भी सेम है, फाई डीबी डैश कॉस फाई और डीबी डैश साइन फाई। ठीक है। नोटिस कि मैंने इस पूरे लूप में सिर्फ दो ही एलिमेंट लिए हैं अभी डायमेट्रिकली ऑपोजिट, अभी पूरा लूप हमारा कवर नहीं हुआ है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं जो dB है वो सिमेट्रिकली dB डैश, मतलब मैग्नीट्यूड तो इक्वल है दोनों का, सो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन 90, क्योंकि आईडीएल और आर के बीच में एंगल है 90, अपॉन छोटे वाला आर का स्क्वायर, ये जो छोटे वाला आर है इसका स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं इसको dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन में ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो बेटा, हमारे पास हमने दो एलिमेंट्स को लेके इसको किया है, तो दो एलिमेंट से हमें कितने डीबी साइन फाई मिले, तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है डायग्राम से कि डीबी कॉस फाई एंड डीबी डैश कॉस फाई कैंसल्स फॉर एवरी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पेयर ऑफ करंट एलिमेंट। जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमेट्रिकली ऑपोजिट पेयर ऑफ करंट एलिमेंट आप लेंगे, सबके लिए डीबी कॉस फाई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो डीबी साइन फाई सबके ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे कितने कंपोनेंट बनेंगे डीबी साइन फाई के जो ऐड होंगे, इनफाइनाइट, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो देयरफॉर आवर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें निकालना है, दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ डीबी साइन फाई। ठीक है, तो लगाते हैं इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन फाई क्या होगा बेटा, ट्राइंगल से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज आर एंड हाइपोटेन्यूज इज स्मॉल आर, सो दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है बेटा, तो आपको यहां पे क्या मिल गया, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन सिर्फ होना है डीएल का, तो सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन होना है। तो अब इसमें आप देखिए कि डीएल के इंटीग्रेशन में क्या होगा, तो आप खुद ही देखिए, डीएल एक छोटा लेंथ एलिमेंट है उस सर्कल के ऊपर, सर्कुलर लूप के ऊपर, तो दैट मींस डीएल का इंटीग्रेशन टोटल सरकमफेरेंस के इक्वल होगा कि नहीं, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। दैट मींस मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई आर, डीएल का इंटीग्रेशन हो गया 2 पाई आर 4 पाई
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या क्या कट कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा, एक 2 रह जाएगा नीचे। सो बी विल बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये मेरा मेन फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिया पॉइंट पी पर, जो कि सर्कुलर लूप के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे उसके एक्सिस पे लाई करता है। ये है बी का फॉर्मूला, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्वेश्चन में ऐसा भी मिलता है जहां पर एक सर्कुलर लूप का, ये तो एक ही लूप है ना, एक ही टर्न है इसका, ठीक है। अगर इसके एक से ज्यादा टर्न हो, कहने का मतलब है कि अगर इसका एक सर्कल ऐसे है और यहां पे आने के बाद इसका एक और टर्न है, फिर इसका एक और टर्न है, ऐसे करके इसके बड़े सारे टर्न्स हैं। सो सपोज देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस सर्कुलर लूप, तो इन सबका एक्सिस भी यही होगा। तो तब उन दैट केस, फॉर कैपिटल n नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर लूप, ये जो dl का इंटीग्रेशन है ये कैपिटल N इंटू 2 πr हो जाएगा। सो न्यूमरेटर में एक n आ जाएगा। सो इट विल बी b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ni r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो नंबर ऑफ टर्न्स देख के घबराने वाली कोई बात नहीं है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं न्यूमरेटर में एक n मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने नंबर ऑफ टर्न से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब इसका एक केस मैं दिखा देता हूं यहां पर। सो आई जस्ट नीड दिस स्पेस, यहाँ पे ये वाला पार्ट रब कर देता हूं। बस दैट वुड बी एनफ। एक मुझे इसका केस दिखाना है कि अगर पॉइंट पी जो है वो लाइज एट द सेंटर ऑफ द लूप, मतलब आपसे पूछा जाए कि एक करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो सेम फॉर्मूला चल जाएगा। सिर्फ उसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर खुद भी तो एक एक्सिस का पॉइंट है, एक्सिस का ही एक पॉइंट है सेंटर खुद भी, और हमने एक्सिस पे ये वैल्यू निकाली है। पर फर्क क्या है, हमने एक्सिस पे जो पॉइंट लिया था उसका डिस्टेंस था x। अब जब आप सेंटर पे मेजर करेंगे तो ये x हो जाएगा 0। तो व्हेन द पॉइंट p लाइज एट द सेंटर ऑफ द लूप इटसेल्फ, देन x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल दीजिए, और मान लीजिए n टर्न्स का ही है, तो x की वैल्यू 0 डालेंगे आप, तो म्यू नॉट हो जाएगा n i r स्क्वायर अपॉन 2, x की वैल्यू 0 होगी तो r स्क्वायर की पावर 3/2 बिकम्स r क्यूब। r स्क्वायर से r क्यूब कटेगा तो आपको मिलेगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n i बाय 2r, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूलेस आ गए। मैं इन फॉर्मूलेस को हाईलाइट कर देता हूं। एक हमारा आ गया सेंटर के लिए, एक आ गया हमारा जनरल फॉर्मूला सिंगल टर्न के लिए, और एक आ गया हमारा वही फॉर्मूला है सिंगल टर्न को बस n से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये हमारा एकमात्र एप्लीकेशन हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से 2023-24 के करिकुलम में है, जो कि बायोट-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। तो हमने बायोट-सैवर्ट लॉ कहां पे अप्लाई किया, हमने बायोट-सैवर्ट लॉ को यहां पे अप्लाई किया, यहां पे हमने इसको अप्लाई किया और फिर आगे अप्रोप्रिएटली इसे इंटीग्रेट किया, ठीक है बेटा। तो अब यहां पे हम देखेंगे कि इस
मैग्नेटिक फील्ड की अच्छा डायरेक्शन क्या होगी, हमने इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, पॉइंट पी पे कितना है, डायरेक्शन क्या होगी, सेम टू सेम योर राइट हैंड स्क्रू रूल। आपने सर्कल को ऐसे करके लिया था जिसमें ऊपर से करंट आपकी तरफ आ रहा है और नीचे से करंट आपसे अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे। तो ऐसे करके लूप लीजिए और देखिए आपका राइट हैंड का थंब किधर पॉइंट कर रहा है, राइट साइड की तरफ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। तो ऑब्वियस भी है, डीबी साइन फाई, जितने सारे डीबी साइन फाई बनेंगे सारे राइट साइड को ही तो बन रहे हैं, इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो एक डायग्रामेटिकली मैं इसको शो कर देता हूं कि डायग्रामेटिकली इसका कैसा दिखेगा। तो आई जस्ट नीड टू रब दिस पार्ट। हाँ, तो मान लीजिए आप एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप को अब हॉराइजॉन्टल प्लेन पे लेटा देते हैं। तो आप, एक लूप बनाता हूं मैं ऐसे करके, आपने इसे हॉराइजॉन्टल प्लेन पे लेटा दिया और आप इसको अगर ऊपर से देख रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है ना, क्योंकि ऑब्वियसली एक सर्कुलर लूप को आप, अगर करंट फ्लो कर रहा है, आप ऊपर से देखेंगे अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो नीचे से देखेंगे तो क्लॉकवाइज होगा। तो डिपेंड ये करता है कि आप उसे देख कहां से रहे हैं। तो मान लीजिए आप उसे ऊपर से देख रहे हैं और करंट क्लॉकवाइज है, तो मैं ये ऊपर वाला व्यू ही दिखा रहा हूं। मतलब बनाया तो तिरछा है मैंने, लेकिन ऊपर वाले व्यू को मैं कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो इसको होल्ड कीजिए ऐसे। फिंगर्स का कर्ल आपका करंट हो गया, थंब हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी यूं, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। और इसके बाद की जो लाइंस होंगी वो कर्व होनी शुरू होंगी, ऐसे ऐसे। ये डायग्राम भी आप कोई पहली बार नहीं देख रहे हैं, और आप थोड़ा अपने दिमाग पे जोर दें तो ये आपने 10th में किया हुआ है। एक ऐसे, एक ऐसे, लास्ट वाला एक मैं बना देता हूं ऐसे। इस पे एरोज बनाना बहुत जरूरी है। सो लूप के ऊपर फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट ऐसे, और लूप के नीचे द फील्ड लाइंस आर कमिंग इन ऐसे। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है मेरा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फील्ड लाइंस ऊपर को जा रही हैं। तो जब हम, आई थिंक ये वीडियो नंबर 2 है इस प्लेलिस्ट का, हम वीडियो नंबर 4 तक आएंगे तो हम ये देखेंगे कि ये करंट लूप जो है, क्योंकि इसके एक साइड से देखने पे फील्ड बाहर आ रही है और दूसरे साइड से देखने पे फील्ड अंदर को जा रही है, तो एक करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा भी काम करता है। सो करंट लूप एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। और उस टॉपिक को मैं इस वीडियो में नहीं ले रहा हूं, उसको एक सेपरेट वीडियो में लूंगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के कॉन्टिन्यूएशन में ही टॉपिक्स आपको करवा रहा हूं। ठीक है, तो अब इस वीडियो का कंटेंट जो पढ़ाने का है वो यहीं पे खत्म होता है। अब मैं कुछ पिकअप कर रहा हूं क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक सर्कुलर कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स है 100, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। रेडियस 8 सेंटीमीटर, करंट इज 0.4 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड बताइए सेंटर ऑफ द कॉइल में। तो क्या सीखा था हमने, सेंटर ऑफ द कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई बाय 2 आर। म्यू नॉट एन आई बाय 2 आर। तो वैल्यूज पुट कीजिए। अब हमें पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसके इक्वल है, 10⁻⁻7। सो म्यू नॉट किसके इक्वल होगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स डालिए 100, करंट की वैल्यू पुट कीजिए 0.4 और 2, और रेडियस है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻⁻7।
2। प्रेटी सिंपल कैलकुलेशन, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। प्रेटी सिंपल फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन। तो ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में है। तो आंसर आ गया इसका पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। कहां पे इसमें स्टूडेंट्स गलती करते हैं? कई बार फॉर्मूला पुट करने में गलती करते हैं, वैल्यू पुट करने में गलती करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करते, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो काइंडली ऐसी बचकाना गलतियां प्लीज अब इस लेवल पे आके, क्लास 12th के लेवल पे आके करना बंद कीजिए। 11th के स्टार्टिंग में एक बच्चा ये गलतियां करता है तो चलो एक बार के लिए समझ भी आता है कि अभी उसको यूनिट्स एंड मेजरमेंट का इतना आइडिया नहीं हुआ है, वो हैबिचुअल हो रहा है धीरे धीरे, अभी 10th से आया है फ्रेश फ्रेश। पर 12th में आते आते ये गलतियां थोड़ा सा यू नो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, आपके पास दो सर्कुलर लूप्स है। ऑल्दो ये पूरा सर्कल नहीं है, एक सर्कुलर लूप का एक हिस्सा है एस टी, एक सर्कल का आर्क है जिस सर्कल का रेडियस है स्मॉल ए, और यू वी ये एक बड़े सर्कल का आर्क है जिसका रेडियस है स्मॉल वी। दे आर जॉइंड टुगेदर बाय टू रेडियल लाइंस यू टी एंड एस वी। रेडियल लाइंस क्यों बोला है? जो कि अलोंग द रेडियस एक्ट कर रहा है। सेंटर है इसका ओ, ये रहा सेंटर ओ। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। तो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। देखो सबसे पहले जो आपका पोर्शन यूटी है एंड एसवी है, जो ये सीधे वाले पोर्शंस हैं, स्ट्रेट लाइन पोर्शंस, ये स्ट्रेट लाइन पोर्शंस इस सेंटर के अलोंग द रेडियस लाइन जॉइनिंग पे ही लाई करते हैं। सो एस टी एंड यूवी दे लाई ऑन द line joining through O. Therefore, magnetic field at point O due to these two portions is 0. एक कंडक्टर के सिधाई में उस कंडक्टर पे ही मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं होती, उससे कुछ डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। करेक्ट। सो देयरफॉर एस टी एंड यूवी, सॉरी यूटी एंड एसवी, यूटी एंड एसवी की सिधाई में ही पॉइंट ओ लाई करता है। तो इन दोनों पोर्शंस की वजह से ओ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, सिर्फ जो ये आर्क वाले पोर्शन है इनकी वजह से ही जो होना है होगा। तो देखते हैं इनकी वजह से क्या होगा। सो अब आप देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे होती है वैल्यू, और यहाँ पे सिंगल टर्न है, ये डबल टर्न मत सोच लीजिएगा क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है। जहां पे एन नंबर ऑफ टर्न्स की मैंने बात करी थी, वहां पे सारे के सारे टर्न्स का रेडियस सेम ही था, आर था सबका रेडियस। यहाँ पे रेडियस अलग अलग है, तो यहाँ पे ये ए रेडियस का एक ही टर्न है और बी रेडियस का भी एक ही टर्न है। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे 1 है। ठीक, अब फील्ड ड्यू टू एस टी B1 ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। लेकिन ये जो फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन में 2a, दैट इज a इज द रेडियस। ठीक है, यहाँ पे a है ना रेडियस इसका, ये तो पूरे सर्कल के लिए है बेटा, हमें तो सिर्फ इतने से आर्क के लिए निकालना है। तो ये आर्क पूरे का कितना प्रोपोर्शन है? ये आर्क पूरे का प्रोपोर्शन है थीटा बाय 2 पाई, बिकॉज टोटल एंगल सर्कल का 2 पाई होता है, और ये कितना आर्क कितने एंगल पे खुला हुआ है? थीटा एंगल पे खुला हुआ है। तो पूरे का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, पूरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2a। तो उस आर्क वाले हिस्से के लिए कितना होगा? इनटू प्रोपोर्शनेटली थीटा बाय 2 पाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके पास।
और इसकी डायरेक्शन बतानी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन इसकी क्या होगी? अगर आप देखिए टी से एस करंट फ्लो कर रहा है, आप अपने राइट हैंड को प्लेन ऑफ पेपर पे पकड़िए और फिंगर्स का कर्ल टी से एस की तरफ जा रहा है, तो थंब देखिए किधर आ रहा है, आपकी तरफ। ठीक है, सो इट इज कमिंग आउट ऑफ पेपर। सिमिलरली फील्ड ड्यू टू वी यू, ये वाला जो आर्क है वी से यू करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में टू बी, यहाँ पे बी है रेडियस, लेकिन ये भी सेम लॉजिक से थीटा बाय टू पाई से मल्टीप्लाई होगा। और अगर आप देखें वी से यू करंट फ्लो कर रहा है, तो आप अपने हैंड को ऐसे पकड़िए, तो फिंगर्स का कर्ल है वी से यू की तरफ, तो थंब देखिए किधर जा रहा है, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर। ये हो गया। गोइंग इनटू द पेपर बेटा, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड V1 ये पेपर के बाहर आ रही है और एक मैग्नेटिक फील्ड V2 पेपर के अंदर जा रही है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऑपोजिट, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक में से दूसरा सबट्रैक्ट होगा। लेकिन बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है ये बताना बहुत आसान है। हम इसको देखिए ऐसे कर देंगे, हम कहेंगे एज ए इज लेस देन बी, ए छोटा है ना बी से, देयरफॉर B1 is greater than B2. Therefore, B net will be B1 minus B2. माइनस इसलिए किया बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन B1 एंड B2 की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। B1 माइनस B2 आप करें तो आपको मिल जाएगा म्यू नॉट आई थीटा अपॉन में 4 पाई 1/A माइनस 1/B। सो B नेट हो गया म्यू नॉट आई थीटा ब्रैकेट में B माइनस A अपॉन 4 पाई AB। This is the final answer. And what will be the direction of B net? It will be the direction of B1 only. क्योंकि बड़ा वेक्टर कौन सा है B1, so B1 माइनस B2 करके जो नेट वेक्टर आया है उसकी डायरेक्शन B1 की होगी, so it will be coming out of the plane of the paper only। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका म्यू नॉट आई थीटा B माइनस A अपॉन 4 पाई AB। अब करते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन, A circular loop of radius 4 centimeter is placed in a horizontal plane। एक सर्कुलर लूप को हॉराइजॉन्टली प्लेन में हमने रखा, मतलब उस जो कड़ा है आपका उसे आपने हॉराइजॉन्टली टेबल पे रखा, और उस कड़े में करंट फ्लो कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम अबव। कड़े को ऊपर से आप देख रहे हैं तो उसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो ये क्लॉकवाइज करंट बना दिया मैंने। 5 एम्पियर का करंट है, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर above the center of the loop। लूप के सेंटर से 3 सेंटीमीटर ऊपर इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये का इसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 ही है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2। वैल्यूज पुट करते हैं बेटा इसमें। म्यू नॉट है 4 पाई × 10⁻⁻⁷, करंट है 5 एम्पियर, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा, 4 सेंटीमीटर इसका होल स्क्वायर, नीचे 2। अब देखो R² प्लस x², यहाँ पे 4² प्लस 3²
ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 हो गई ना, और ये मेरा r हो गया। ठीक है, इसको कंफ्यूज ऐसे मत कर दीजिएगा कि आपने डायग्राम रटा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया x, ये हो गया r, तो डायग्राम में ये वाला आपने x ले लिया, तो x को आपने 4 ले लिया और इसको 3 ले लिया। वैसे कुछ गलती यहाँ पे होगी नहीं, लेकिन न्यूमरेटर में गलती हो जाएगी। यहाँ पे डिनोमिनेटर में फर्क तो नहीं पड़ेगा न्यूमेरिकली, लेकिन न्यूमरेटर में आर स्क्वायर है। आप यहाँ पे जो x है उसे आप r ले लेंगे। आप ये तो देखिए कि ये वाला लूप कैसे बना हुआ है। ये लूप वर्टिकल में था जो डेरिवेशन में किया था, यहाँ पे लूप आपको हॉराइजॉन्टली लेने को बोला है। तो सेंटर से ये हुई हो गई इसकी एक्सिस, इसके एक्सिस पे ये पॉइंट P है, तो x हो गया 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर। सो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो सिंपली ये हो गया 5 × 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। ठीक है, r² प्लस x², 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका। और अब आप इसमें कैलकुलेशंस खत्म करेंगे तो आपको आंसर मिल जाता है 1.28। इनको सॉल्व करके आएगा, और ये जो पाई है इस पाई की वैल्यू डाल देते हैं 3.14, और 10⁻⁻11, और नीचे से आएगा 10⁻⁻6, ऊपर आके बन जाएगा 10⁻6। तो ये हो जाएगा आपका, ये लगभग 4 आ जाता है। 3.14 इंटू 1.28 इज रफली 4। सो दिस इज 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो सर्कुलर लूप पे ये हमारा हो गया। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा? हमने बायोट सावर्ट लॉ देखा कि करंट एलिमेंट के लिए कैसे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। डायरेक्शन होती है उसकी आइडियल क्रॉस आर। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का स्पीड ऑफ लाइट से क्या रिलेशन है। बायोट सावर्ट लॉ और कूलम्स लॉ में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। एंड सर्कुलर लूप जो कि उसका एप्लीकेशन है, P is mu naught NI r square अपॉन 2r² प्लस x² पावर 3/2। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करके देखे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 में हम आएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ लेके और उसके क्वेश्चंस लेके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। फिजिक्स की पाठशाला में फिजिक्स पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।